ये एक हकीकत है कि जब किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई मरीज शिकायत करता है, चाहे वो जेन्युइन शिकायत हो या वो मिसअंडरस्टैंडिंग की कंप्लेंट हो या वैसे ही किसी ने कोई कंप्लेंट कर दी हो, तो डॉक्टर के लिए ये बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, जिससे उसकी पर्सनल लाइफ भी मुतासर हो रही होती है और उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी मुतासर हो रही होती है। तो उसके बाकी मरीज इस चीज को सफर करते हैं। तो मैं चंद गुज़ारिशात आपके से शेयर कर रहा हूं कि हम अपनी प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करें कि ताकि कम से कम कंप्लेंट्स जनरेट हों, और अगर कंप्लेंट्स जनरेट हों भी तो वो प्रैक्टिस डिफेंसिबल हो और हम उसे कोर्ट में या किसी भी फोरम पे उसे हम डिफेंड कर सकें। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि हमें पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि बाखबर रजामंदी। अब ये जो बाखबर रजामंदी है ये शुरू होती है उस वक्त से कि जब मरीज फैसला करता है कि मैंने किस डॉक्टर को दिखाना है। अब नॉर्मली आप देखें तो पाकिस्तान में चूंकि प्रॉपर रेफरल सिस्टम नहीं है, तो मरीज या तो किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा और वो उसे रेफर करेगा कि आपने फलां स्पेशलिस्ट को दिखाना है, या वो मरीज खुद से उस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास चला जाएगा और उस डॉक्टर का इंतखाब वो इसी तरह करेगा कि वो देखेगा कि इस स्पेशलिटी का कौन सा डॉक्टर मौजूद है और कौन सा है कि जिसके पास ये लिखा हुआ है कि वो किन चीज़ों का माहिर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने क्लिनिक्स के बाहर हम जो क्लिनिक्स के बाहर हमारे बोर्ड्स हैं उनके ऊपर हम सिर्फ अपनी वो क्वालिफिकेशन लिखें जो हमने ली हुई हैं, जो पीएमडी से रिकग्नाइज्ड हैं और जिनकी हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट है और जिनमें हमारी एक्सपर्टीज मौजूद है। हम कोई भी ऐसी चीज़ ना लिखें कि जिसके बारे में हमारी कॉम्पिटेंस नहीं है और उससे मरीज मिसगाइड होकर हमारे पास चला आए, और नेचुरली जब वो मिसगाइड होकर हमारे पास चला आएगा तो हमने जो उससे रजामंदी ली, जो उसकी कॉन्सेंट ली फॉर दी चेकअप, उसके अंदर खराबी आ जाएगी और वो एक कंप्लेंट्स जनरेट करने का मौका फराहम करेगी। उसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि जब हम मरीज को मुआयना करते हैं, हम ओपीडी की बात करते हैं आउटडोर की, तो मरीज ने तो जब हमारे क्लिनिक में आ गया तो दिस मीन कि उसने आपको चेकअप की तो रजामंदी दे दी, लेकिन जब आप उसे चेकअप कर लेते हैं उसके बाद जो आप देखते हैं कि कोई टेस्ट कराने हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आप मरीज को ये एक्सप्लेन करें कि आपके डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए या किसी डेंजरस कंडीशन को एक्सक्लूड करने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, और उस इन्वेस्टिगेशन का लाइकली जो आपको उसका रिजल्ट गाइड करेगा वो भी आप उसको बता दें, और उसके ऊपर उसके चार्जेस कितने आने हैं वो भी उससे बता दें। और अगर फिर बंदा एग्रीड हो तो दिस मीन कि ही इज गिविंग अ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। वंस आपने डायग्नोसिस कर लिया तो उस मरीज को उसके डायग्नोसिस के बारे में बताइए, उसके प्रोग्नोसिस के बारे में बताएं, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताएं, और जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आप इख्तियार कर रहे हैं उसके बारे में आप उसे बताइए कि ये जो मेडिसिन मैं दे रहा हूं या जो मैं तरीका इलाज इख्तियार कर रहा हूं, यानी जो ऑप्शन मैं चुन रहा हूं इलाज में से, उसके ये फायदे हैं, ये उसके नुकसानात हैं और ये उसके रिस्क है। वो आपने उसमें से मेन चीजें जरूर बतानी है। और जो आउटडोर के अंदर है ये जस्ट वर्बल कॉन्सेंट इज एनफ। उसके लिए आपने पेपर के ऊपर आप ये लिख दें कि मरीज का मुआयना करने के बाद उसको उसकी मर्ज के बारे में और इलाज के बारे में मैंने मरीज से डिस्कस कर लिया है, और आप अपने साइन कर दें। जब आप उस मरीज के सामने ये लिखेंगे और उस लैंग्वेज में लिखेंगे कि जिसमें मरीज पढ़ सकता है, तो इसका मतलब है कि मरीज से आपने कम्युनिकेट कर लिया और मरीज ने उस पर कॉन्सेंट दे दी। जब इनडोर में कॉन्सेंट लेनी होती है तो उसके लिए भी दो तरह की कॉन्सेंट्स हैं। एक तो यह है कि आपने उसको ट्रीटमेंट जो प्रिस्क्राइब की हुई है उसके बारे में कॉन्सेंट है। दूसरी है कि आप कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं या कोई ऐसा इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना चाहते हैं, तो आप खुद या आपकी टीम का कोई मेंबर उस मरीज को मुकम्मल तौर पे उस टेस्ट के बारे में बताए, उसके आउटकम्स के बारे में बताए, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताए, इवन उसे बताए कि वो टेस्ट या वो प्रोसीजर कैसे किया जाएगा, और उसके ऑल्टरनेट जो ऑप्शंस हैं वो भी बताए,
और ये भी बताए कि अगर इसका ऑपरेशन या ये प्रोसीजर नहीं करेंगे तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद वो चीज़ उसे कॉन्सेंट ले, और दिस इज इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट कि आपने मुकम्मल तौर पे मरीज को बाखबर कर दिया, और अब बाखबर करने के बाद मरीज ने जो रजामंदी दी है, दिस इज अ इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। कॉन्सेंट इज नॉट लाइक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि मेरा ऑपरेशन, किसी भी तरह का ऑपरेशन, किसी तरह की भी बेहोशी में करने की मैं इजाजत देता हूं, और अगर इस दरमियान में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो अस्पताल के अमरे को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। ये इस तरह की कॉन्सेंट कहीं पे भी डिफेंसिबल नहीं है और ना ही एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपने ये भी मरीज को बताना है कि इसका इलाज के ऊपर तकरीबन कितना खर्च आएगा। ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप उसको एग्जैक्ट अमाउंट बताएं, या कम से कम उसके नियर अबाउट बताएं, उससे कम ना बताइए, क्योंकि अगर जब आप इलाज कर चुके होते हैं और आप आखिर में मरीज को बताए हुए बिल से ज्यादा बिल उसको देते हैं, तो नेचुरली एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक जो डिसटेस्ट है वो वहां पे जनरेट होगा। दूसरी चीज जो हमें अपनी प्रैक्टिस को डिफेंसिबल करने में मदद देती है वो डॉक्यूमेंटेशन है। आई विल से डॉक्यूमेंटेशन एंड ओनली डॉक्यूमेंटेशन जो है ये आपको प्रिवेंट करेगा कंप्लेंट से भी, मेडिकल नेग्लिजेंस से भी बहुत हद तक आपको ये बचा लेता है, और इन केस ऑफ कंप्लेंट्स कोर्ट के अंदर हार या जीत का फैसला भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने क्या बनाने हैं कि लेट से कि पेशेंट आपके पास आउटडोर में आता है और आप उसका एटलीस्ट 1 to 2 मेजर सिम्टम्स उसके जरूर लिखें, और वो सिम्टम्स के जो आपके ट्रीटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसके 1 या 2 ऐसी चीजें जरूर लिखें कि जिसमें आपको डेंजरस डायग्नोसिस एक्सक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट हेडेक वाला आता है तो आप उसमें लिखें कि पेशेंट इज हैविंग हेडेक, आप लिखते हैं आगे कि पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी फीवर, पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। तो इसका मतलब है कि आपने उसको टेंशन हेडेक के बारे में आपने सोचा है, या जो कॉमन हेडेक्स है उनके बारे में सोचा है, बट यू हैड रूल्ड आउट क्लिनिकली कि उसको मेनिंजाइटिस नहीं है। और ये आपको आउटडोर में इतनी डॉक्यूमेंटेशन विल बी क्वाइट एनफ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़े से डिटेल नोट्स डाल दीजिए। उसके बाद आप जो इनडोर में है, आप डेली पेशेंट को देखें, डेली के उसके प्रोग्रेस नोट्स होने चाहिए, और अगर कोई एक पेशेंट है जिसको 3-4 डॉक्टर्स मिलकर देख रहे हैं तो आप ये जरूर देखें कि आपके नोट्स के अंदर पेशेंट की कंडीशन के बारे में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक स्पेशलिटी वाला उसको बिल्कुल ठीक करार दे रहा है कि उसके वाइटल भी ठीक है, सारी चीजें उसकी ठीक हैं, और दूसरी स्पेशलिटी वाला उसको काफी सीरियस करार दे रहा है। तो आपके इन सारे नोट्स के अंदर भी एक हार्मोनाइजेशन या एटलीस्ट एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक और ये पॉइंट आता है कि अगर नोट्स लिखते वक्त आपने काफी स्केची नोट्स लिखे हैं और अब आप उनको डिटेल्ड करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट, दैट विल नॉट बी अ फॉर्जरी अनटिल अनलेस कि आपने वो फौरी तौर पे किए हों, और जो आपने एडिशनल चीज लिखी है वो कोई पुरानी चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो, और पुराने नोट्स को आपने इरेज ना किया हो या वाइटो ना फेरा हो, तो आप उन नोट्स को करेक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द डेट, टाइम एंड इनिशियल्स या फुल सिग्नेचर्स के साथ। इसके बाद आप देखिए कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेटिव प्रोसीजर की आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन सही हैं, उसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो आपने ठीक लिखी हैं, जो आपने स्विचेस यूज किए हैं, आपने अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई चीज आपने देखी है उसको भी आपने डॉक्यूमेंट कर दिया है, और अगर ड्यूरिंग सर्जरी आप एक कोई अनटूवर्ड चीज देखते हैं या एक कोई ऐसी आप चीज देखते हैं कि जिसके बारे में आपको फर्दर कोई मजीद कोई प्रोसीजर करना है, तो आप विदाउट कंसल्टिंग द अटेंडेंट्स ऑफ द पेशेंट आपने उसको डोंट गो अहेड। आप ज्यादा मेरे ख्याल में आई थिंक ये चीज कोई मेडिकली खराब नहीं है कि आप पेशेंट के अटेंडेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाएं और आप उसको दिखा दें कि आप देखिए ये एक चीज निकली है, और इस सारे इवेंट को जो उस वक्त का इवेंट है अगर आपका एनेस्थेटिस्ट या कोई कुलीग उसको रिकॉर्ड कर ले तो दैट विल बी अ फर्दर एडिशन, बट दैट इज अ माय ओपिनियन एंड आई थिंक इसमें कोई इलीगल चीज नहीं है, और कोई कहीं पे हमें इसकी चीज ज़ाहिर है वो चीजें हमने अपने लिए रखनी है तो उसमें कोई किसी और के साथ शेयर नहीं करनी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को ये शेटर नहीं करेगी। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है कि हमने जो कंप्लेंट्स को अवॉइड करने के लिए वो अगेन यही है कि आप कोई भी ऐसा प्रोसीजर ना करें फॉर विच यू आर नॉट ऑथराइज्ड, और कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपकी ट्रेनिंग नहीं है या आपकी सर्टिफिकेशन या आपकी क्वालिफिकेशन जो कि रजिस्टरिंग बॉडी है
लाइक PMDC उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ आप ना करें, बिकॉज देन यू विल नॉट बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ इन केस लिटिगेशन अराइजेस। एक और चीज़ ये है कि इसमें डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल वो किसी एक सर्जन है, वो किसी ऐसे हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेट करता है पेशेंट को जहाँ पे कोई प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर लिटिगेशन होती है तो वो हॉस्पिटल वाला जो ओनर है ही इज़ ऑल्सो लायबल टू लिटिगेशन, या लायबल टू गेट जो उसको फाइन होता है। सिमिलरली वो डॉक्टर जो वहाँ पे ऑपरेट करता है नोइंगली कि यहाँ पे फैसिलिटीज सारी नहीं है और पेशेंट को नुकसान हो सकता है, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। सो आपने ये देखना है कि वेयर एवर यू प्रैक्टिस दैट हॉस्पिटल इज हैविंग ऑल द फैसिलिटीज या वो नहीं है। उसके बाद हम आते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर कि अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप के ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई रिट हो जाती है, मुकदमा आ जाता है, तो उसको प्रूव कैसे करना होता है, उसमें आप अपने आप को डिफेंस पे कैसे आप उसका डिफेंस या उसे कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस को प्रूव करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला तो ऑफ कोर्स है ड्यूटी ऑफ केयर का, वो तो है जब पेशेंट आपके पास आ गया, उसने आपको चेक करा दिया, आप किसी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर या किसी इंस्टीट्यूशन के हॉस्पिटल के अंदर आप मौजूद हैं, तो पेशेंट आ गया, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट ड्यूटी ऑफ केयर तो स्टैब्लिश हो गई। दूसरा आता है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन कि यू हैव एक्टेड बिलो द स्टैंडर्ड्स व्हिच वाज फॉर टू ट्रीट दैट इलनेस। कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट है, फ्रैक्चर वाला आ जाता है और आप ये देखते हैं कि इस तरह के फ्रैक्चर के अंदर उसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जस्ट बाय इमोबिलाइजेशन इज सफिशिएंट, और बाद में पेशेंट की नॉन यूनियन होती है, वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देता है, तो आप ये देखें कि इसको प्रूव करना कोर्ट्स के अंदर कि ये डॉक्टर नेग्लिजेंट था विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए ये एक बुलैम लॉ को हम जो है वो उसको उसकी गाइडेंस हम लेते हैं। बुलैम लॉ इज कि उसी स्पेशलिटी का एक एक्सपर्ट या उसी स्पेशलिटी के एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स कह दे कि ये तरीका इलाज भी ठीक था, तो फिर ये नेग्लिजेंस नहीं प्रूव होती। नेग्लिजेंस तब प्रूव होगी कि इफ सारे लोग ये कहें कि ये जो तरीका इलाज था, कि ये जो फ्रैक्चर मौजूद था, इसमें तो क्लोज रिडक्शन करनी ही नहीं होती, इसके अंदर तो आपने ओपन ही करनी है, तो तब मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ज्यादातर चीजें जो मेडिकल नेग्लिजेंस की आती हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रूव करनी डिफिकल्ट होती हैं, जहां पे हम डिफेंड नहीं कर सकते, वो जो पहले वाली चीजें मैंने बताई हैं कि अगर हम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अपनी करेंगे, हमारी जो क्वालिफिकेशन नहीं है वो हम काम करेंगे, या हम ऐसी जगह पे काम करेंगे विच हॉस्पिटल इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड हॉस्पिटल, ये उसके अंदर वो फैसिलिटीज नहीं है, या वो बंदा वो प्रोसीजर परफॉर्म करता है जो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है और वो उसके बारे में ट्रेनिंग उसकी नहीं है, तो उन चीज़ों को डिफेंड करना मुश्किल होता है। मेडिकल नेग्लिजेंस को एज सच डिफेंड करना इज रिलेटिवली इजी इफ यू हैव एक्टेड इन गुड फेथ। इसके बाद चीज़ आती है कि मेडिकल जो लिटिगेशन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग गुड मेडिकल प्रैक्टिसेस। जैसे गुड मेडिकल प्रैक्टिस ये है कि हम अपने नॉलेज को अप टू डेट रखें, हम ये देखें कि अपने हॉस्पिटल के अंदर जो जितनी चीज़ें हैं उनकी जो मेंटेनेंस है वो ठीक है या नहीं है, हमारा स्टाफ प्रॉपरली क्वालिफाइड है या नहीं है, और अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या हमने उसे उस काम के लिए ट्रेन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, हमारे जो बाकी जो प्रोसीजर्स हैं उनकी SOPs बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई, और जो कुछ हम वहाँ पे कर रहे हैं उसका हमने ऑडिट भी करना है, और उन रिव्यूज़ में, उन ऑडिट रिव्यूज़ के अंदर जो कुछ रिजल्ट्स आते हैं उनको हमने उनके ऊपर अमल करके उन डिफेक्ट्स को रिमूव करना होता है, सो दैट नो पेशेंट शुड स्लिप फ्रॉम द नेट। तो इस तरह हम अपनी प्रैक्टिस को डिफेंसिबल एंड इस तरह बना सकते हैं कि कंप्लेंट्स कम से कम हो।